आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नए साल के तोहफे के तौर पर रियासत के तमाम ज़मरों के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने और मुलाजमीन के वजीफे की हद उम्र में इजाफा करने के साथ साथ तमाम महकमों की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के अमल को शुरू करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने सरकारी मुलाजिमीन के अलावा ग्रांट इन एड एम्प्लॉयज़, वर्क चार्ज्ड एम्प्लॉयज़, डेली वेजेस एम्प्लॉयज़, फुल टाइम कंटिजेंट एम्प्लॉयज़, पार्ट टाइम कंटिजेंट एम्प्लॉयज़, होम गार्ड, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन, आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन, आशा वर्कर्स, विद्या वॉलंटियर्स, सिर्फ मुलाजिमीन और एजाजिया हासिल करने वाले मुलाजिमीन, वजीफा याब और इस तरह के तमाम अफराद को फ़ायदा पहुँचाने वाली तनख्वाहों में इजाफा करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में तमाम इक़साम के मुलाजमीन की तादाद 9,36,976 है। इन तमाम की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ कम तनख्वाह पाने वाले RTC के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि RTC के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के बाद अगर कॉरपोरेशन पर जायद माली बोझ आयद होता है तो इस बोझ को हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तनख्वाहों में इजाफे के अलावा मुलाजमीन के वजीफे की हद उम्र में इजाफा, मुलाजमीन की तरक्कियों और तबादले, सर्विस रूल्स की तैयारी, रिटायरमेंट के दिन ही मुलाजमीन को तमाम सहूलतें फराहम करने जैसे तमाम उमूर की यकसोई फरवरी के अंदर मुकम्मल करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तमाम महकमों की मखलूआ जायदादों की निशानदही करते हुए फरवरी से तकर्रुरात के अमल को अंजाम दिया जाएगा। इन तमाम उमूर को अंजाम देने के लिए मुलाजमीन तंजीमों के साथ बातचीत करने के लिए सह रुकनी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की क़यादत में तश्कील दी गई इस कमेटी में महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव, महकमे आबपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार शामिल रहेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह कमेटी जनवरी के पहले हफ्ते में पे रिवीजन कमीशन की रिपोर्ट का मुतालिया करेगी और दूसरे हफ्ते में मुलाजमीन तंजीमों के साथ इजलास मुनक्किद करेगी, जिसमें PRC के तयन और मुलाजमीन के वजीफे की हद उम्र कितने साल इजाफा किया जाए, सर्विस रूल्स किस तरह तैयार किए जाएं, मुलाजमीन को तरक्की देने की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, जोनल सिस्टम में पाए जाने वाली कानूनी पेचीदगियों को किस तरह दूर किया जाए जैसे उमूर पर यह कमेटी हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। बाद अज़ां काबीना में इस पर ख़तई फैसला लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में मुलाजमीन का रोल नाकाबिल फरामोश था। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी तेलंगाना इलाके के मुलाजमीन TNGOs के नाम से काफ़ी जद्दोजहद की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीबों के लिए काफ़ी फलाही प्रोग्राम्स अंजाम दे रही है। तेलंगाना की तश्कील के फौरी बाद मुलाजमीन को 42% फिटमेंट के साथ तनख्वाहों में इजाफा किया गया। सरकारी मुलाजमीन, वजीफायाबों के अलावा तमाम तरह के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। अब फिर एक मरतबा इन तमाम की तनख्वाहों में इजाफे की ज़रूरत है। हुकूमत अपने महदूद वसाइल के बावजूद फराख दिलाना तौर पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया है। रियासती हुकूमत ने गैर ज़रूरी अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए LRS के लुजूम को ख़त्म कर दिया है। अलबत्ता नए लेआउट्स और नए प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए LRS को लाजमी करार दिया है। हुकूमत के इस फैसले से पहले से रजिस्टर्ड प्लॉट्स और तामीराती ढांचों के दोबारा रजिस्ट्रेशन की राह हमवार हो गई है। नए प्लॉट्स को LRS के बगैर रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर दिया है। पहले से रजिस्टर्ड प्लॉट्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत के इस फैसले से लाखों अफराद को राहत मिली है जो प्लॉट्स की खरीदी और फरोख्त के लिए गुज़िश्ता 4-5 माह से भारी रकम बतौर पेशगी अदा करते हुए परेशान थे। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने महकमे के आला ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, कमिश्नर आबकारी सरफराज अहमद और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में महकमे आबकारी के ओहदेदारों और मुलाजमीन को तरक्की देने के अमल का जायजा लिया गया। नए साल में तमाम मुलाजमीन को तरक्की के साथ तबादला करने का ऐलान करते हुए इस सिलसिले में रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। ताली सिंधों के हादसाती बीमा की अदायगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। एक्स ग्रेशिया की रकम में नजरसानी करने का भी फैसला किया गया। ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడు సిఎస్ గారు చెప్తారు, వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్ చెప్పేస్తారు. ఇమ్మీడియట్గా మీరు బీసీ రిజర్వ్ చేయమన్నాను. ఏదైతే
ఇప్పుడు స్టార్లో 63 ఓకే, అది వదిలిపెట్టండి. ఇది ఈ 4 crore ప్రాజెక్ట్ కూడా టెండర్ తీసుకోవడానికి చెప్తున్నాను. అది ఎస్టిమేట్ తీసుకుని టెండర్ కూడా ఎస్టిమేట్ తీసుకుని ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ తెప్పించి దానికి టెండర్ పిలుస్తాం. దిస్ బికాజ్ దిస్ 5 crores సార్, ఇట్ విల్ టేక్ అ లిటిల్ టైం సార్. ఈ 60 lakh మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. రెండు స్టార్ట్ చేయండి. అదే రెండు స్టార్ట్ చేస్తాం. నాట్ సేయింగ్ యు నాట్ స్టార్ట్. ఐ యామ్ ఓన్లీ సేయింగ్ దట్ ఈ 60 lakh వర్క్ కూడా వాళ్ళకి స్టార్ట్ చేయమని చెప్తాం సార్ ఏజెన్సీ, సో దట్ వర్క్ విల్ ఆల్సో కంప్లీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 month. वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने खम्मम में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 30 करोड़ रुपए की रकम जारी की है। इस सिलसिले में हुकूमत ने जियो नंबर 415 भी जारी किया, जिस पर वो चीफ मिनिस्टर केसीआर का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर को वजीर इंडस्ट्रीज व आईटी तारक रामाराव ने खम्मम कॉरपोरेशन में आईटी हब का इफ्तिताह करने के बाद कॉरपोरेशन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का ऐलान किया था और इस सिलसिले में रकमी मंजूरी भी दी थी, जिस पर आज चीफ मिनिस्टर ने स्पेशल डेवलपमेंट फंड के तहत 30 करोड़ की रकम जारी कर दी। उन्होंने कहा कि खम्मम कॉरपोरेशन में सड़कों की तामीर और सड़कों को असरी बनाने के लिए ये फंड्स जारी किए गए हैं। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर को एक मकतूब रवाना करते हुए कपास की खरीदी के दौरान कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से आयद करदा मुख्तलिफ तहदीदात को ख़त्म कर देने की दरख्वास्त की। अपने मकतूब में वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा कि कपास की खरीदी के दौरान किसानों को परेशान न किया जाए। गुज़िश्ता साल की तर्ज पर इस साल भी कपास की खरीदी के लिए CCI के मराकिज़ कायम किए जाएँ। वरंगल और महबूबनगर के इलाकों में रोज़ाना 15,000 बेल और आदिलाबाद रीजन में रोजाना 10,000 बेल कपास की खरीदी करने के लिए CCI ने ओहदेदारों को इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिदायत से किसानों को नुकसान होगा। उन्होंने कॉरपोरेशन से ख्वाहिश की कि वह जनवरी के आखिर तक तहदीदात ख़त्म कर दें। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत जू पार्क में दाखिले फीस में इजाफा करने पर गौर कर रही है। इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास आर्या भवन में मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुल्क के दीगर जू पार्क्स में दाखिला फीस का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद एक रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के अलावा 8 जू पार्क्स मौजूद हैं। उनमें सयाहों के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ और राग़िब करने के लिए इक़दाम करें। इजलास में ओहदेदार ने बताया कि कोविड-19 की वजह से रियासत के बाज़ जू पार्क्स की आमदनी में कमी हुई है, जिसकी वजह से जानवरों को ग़िज़ा फराहम करना भी मुश्किल हो रहा है। वज़ीर जंगलात ने कहा कि आमदनी वाले जू पार्क से रकम मुंतकली करने की तजवीज़ पेश की, जिस पर इजलास में इत्तेफाक किया गया। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि जू पार्क्स में चिंपैंजी और गिराफ्स को लाने का भी मंसूबा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 8,17,72,965 हो गई है, जबकि इस मोज़ी वायरस से अब तक 17,84,245 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,02,24,303 हो गया, जबकि 1,48,153 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,85,465 हो गई और 1,535 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 397 नए मामला सामने आए और 2 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 5,999 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। नरसापुर के टीआरएस रुकन असम्बली सी मदन रेड्डी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। रुकन असम्बली के करीबी जराये के मुताबिक हालिया दिनों तिरुपति से वो वापस हुए थे। बाद अज़ां बुखार में मुब्तला हो गए। इस दौरान उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें वो मुस्बित पाए गए। फिलवक्त वो हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। रुकन असम्बली मदन रेड्डी ने हालिया दिनों उनसे मुलाकात करने वाले कायदीन, पार्टी कारकुनों, दोस्तों, अहबाब को मशवरा दिया कि वो भी अपने कोरोना टेस्ट करवाएं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार रामचरण कोरोना से मुस्बित पाए गए। चरण, जो साबिक मरकजी वजीर व तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी के फर्जंद हैं, इस वबा से मुतासिर होने की सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए तौसीक की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने घर पर खुद को अलग थलग कर लिया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द ही सेहतयाब हो जाएंगे। तेलुगु अदाकार ने चंद दिनों कबल उनके साथ राब्ते में आने वालों से दरख्वास्त की है कि वो अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं।
जिले वारंगल में बर्तानिया से वापस होने वाले एक शख्स के कोरोना वायरस की नई शक्ल में मुब्तला होने की इत्तलात और मीडिया के मुख्तलिफ गोशों में मरकजी वजारत सेहत की जानिब से हैदराबाद में नई शक्ल के कोरोना वायरस के 2 मामला सामने आने की रिपोर्ट्स के दरमियान आज शाम रियासत के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने तेलंगाना में कोरोना वायरस की नई शक्ल के एक भी मामले दर्ज न होने की इत्तला दी। मीडिया से बात करते हुए ईटला राजेंद्र ने कहा कि महकमे सेहत किसी भी किस्म के वायरस का सामना करने तैयार है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों बर्तानिया में कोरोना वायरस की नई शक्ल मंजर आम पर आने और ये वायरस मुख्तलिफ ममालिक में तेजी के साथ फैलने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन इस तरह के वायरस का अब तक रियासत में एक भी मामला सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि बर्तानिया में शुरू होने वाली कोरोना की नई शक्ल से रियासत के अवाम को खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस ज़्यादा जानलेवा नहीं है, अलबत्ता तेज़ी के साथ फैलाव की इसमें ताकत है। उन्होंने कहा कि बर्तानिया में इस नए वायरस के इलाज के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है उसी तरीके को ज़रूरत पड़ने पर रियासत में भी अपनाया जाएगा। वज़ीर सेहत राजेंद्र ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस की वबा में काफ़ी कमी आई है और ये बतदरीज कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना की दूसरी लहर नहीं है, ताहम हर शख्स को एहतियात बरतना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर नए साल के जश्न और संक्रांति के त्यौहार को एहतियात से मनाया जाए। राजेंद्र ने कहा कि ज़िंदगी में ऐसे कई नए साल के जश्न और संक्रांति के त्यौहार मनाए जा सकते हैं। इस साल के जश्न को तर्क करने का वो शख्सी तौर पर मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलवक्त रियासत में पुराने तरीक़ेकार पर ही कोरोना का इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 10 माह से रियासत के अवाम खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अवाम को मज़ीद खौफ में मुब्तला करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा में कोरोना वायरस तेज़ी के साथ फैलने के इम्कानात हैं, इसीलिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। ख़बल वज़ीर सेहत ने कोठी के कमिश्नर मेडिकल एंड हेल्थ के दफ्तर में महकमे के आला ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया, जिसमें 3 MRI मशीनों की खरीदी, 11 CT स्कैन मशीन, 3 कार्डियक कैथ लैब की खरीदी की तजावीज़ पर ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया और उन मशीनों की निगरानी और शरहों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों में गरीबों को हर मुमकिन सहूलत और तिब्बी मायने किए जा रहे हैं। इंसानी आज़ा की तब्दीली के ऑपरेशन पर 30 से 40 लाख रुपए के अखराजात आयद होते हैं। ऐसे ऑपरेशन भी हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जा रहे हैं, जिससे गरीबों को काफ़ी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गरीबों का इलाज कर रही है। तिब्बी मशीनों की सप्लाई करने वाले भी इंसानी हमदर्दी के तहत कम से कम कीमतों पर मशीनों को सरबराह करें। ఈ ఫస్ట్ వేవ్లో కూడా గతంలాగా పాజిటివ్ కేసులు లేవు, రోజు రోజుకు కేసులు సన్నగిలుతూ ఉన్నాయి. మూడవది గతంలాగా డెత్స్ లేవు, గతంలాగా భయం లేదు, ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తమైంది. ఇవాళ బ్రిటన్లో ఏదైతే మ్యూటేట్ అయిందని, షేప్ మారిందని, కరోనా వైరస్లో మార్పు వచ్చిందని చెప్పి అయితే భావిస్తున్నారో అక్కడ గుర్తించిండు. దానికి చంపే గుణం ఉందని చెప్పి ఎవరు చెప్పలేదు, దానికి స్ప్రెడ్ చేసే గుణం ఉందని చెప్పిండు. ఒకవేళ లండన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళల్లో కనుక మేము ట్రేసింగ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తే కనుక ఆ లక్షణాలు కనబడితే అక్కడ ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిందో, ఏం ప్రోటోకాల్స్ పాటించిందో దాన్ని ఇక్కడ కూడా పాటించే ఆస్కారం ఉంటుంది. కానీ ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ గడ్డ మీద తెలంగాణ ప్రజలకి ఎవరికి కూడా ఆ లండన్ వైరస్ సోకలేదు. ఎంతమందికి టెస్టింగ్ చేశారు, ఇంకా ఎంతమంది వస్తున్నారో అంతమందిని అక్కడనే ఎయిర్పోర్ట్లనే ట్రేస్ అవుట్ చేస్తున్నాం, అక్కడనే టెస్ట్ చేస్తున్నాం. నెగిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంటికి పంపుతున్నాం, పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళని హాస్పిటల్ పంపిస్తున్నాం. ఆ పాజిటివ్ వచ్చిన దాంట్లో కూడా ఎవరికైనా అనుమానం ఉంటే పూనాకు కూడా పంపించే ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇక్కడ ఉంటుంది మన దగ్గర. तेलंगाना PCC के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने गांव से धान की खरीदी के मराकज़ को ख़त्म कर देने और किसानों को परेशान करने वाले हुकूमत के फैसलों की सख्त मजम्मत की है और चंद्रशेखर राव हुकूमत के मुखालिफ किसान फैसलों के खिलाफ चारशुम्बा यानी 30 दिसंबर से रियासत गिर सतह पर एहतजाज शुरू करने का ऐलान किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के फैसले पर पार्टी की जानिब से क्या करना चाहिए, इसकी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। PCC सदर ने कहा कि किसानों को धोखा देने वाले चंद्रशेखर राव को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बरकरार रहने का कोई हक नहीं है। तेलंगाना में ज़्यादातर आबादी का दारोमदार ज़राअत पर है। क्या हमें ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो ज़राअत के शोबे को नज़रअंदाज कर दे। चंद्रशेखर राव का कहना है कि हुकूमत दाल मिल नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को यह बयान देने से कबल सोचना था कि क्यों इतने दिनों तक हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्टर्स की दलाली की हैसियत से काम किया।
तेलंगाना में मुख्तलिफ हुकूमतें 70 सालों से धान खरीद रही हैं। तेलंगाना के क़याम के बाद 10 लाख करोड़ का बजट खर्च किया गया। ऐसे में अनाज की खरीदारी से 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है। एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर को सिविल सप्लाई कमिश्नर मुकर्रर किया गया। नुकसान हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2004 में हर गांव में खरीदारी मराकज़ कायम किए थे। KCR के रहमो करम पर IKP सेंटर्स कायम नहीं किए गए। अनाज खरीदना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दिल्ली का दौरा करते हुए बीजेपी से सुलह कर ली है। यहां बीजेपी सदर बंडी संजय बकवास कर रहे हैं। हुकूमत को किसानों के जरिए उगाए जाने वाले हर अनाज को इमदादी कीमत पर लाजमी तौर पर खरीदना होगा। क्रॉप जो है वो MSP पे नहीं खरीदेंगे, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि तेलंगाना की पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% लोग फार्मर्स, फार्म लेबर और जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो 60-70% पॉपुलेशन है। और उनकी विषय में चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि आप जो कर लो, मैं तो अभी नहीं कर दूंगा। ये बहुत दुख की बात है। हम डिमांड करें कि चंद्रशेखर राव साहब जरूर इस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को खरीदना ही है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है। अगर नहीं करेंगे आपको चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे रहने का हक नहीं है। इस डिमांड से हम लोग में जाएंगे। कल से मंडल लेवल मीटिंग्स करेंगे, उसके बाद 11 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर 18 तारीख स्टेट लेवल। एग्रीकल्चरल क्रॉप जो है वो MSP पे नहीं खरीदेंगे, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए जो इदारे कायम किए थे उनको बर्खास्त करने की रियासती हुकूमत कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को दस्तूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हुकूमत का मतलब अवाम की खिदमत करना है, न कि नफ़ा और नुकसान पर तवज्जो देना। उन्होंने कहा कि KCR एक साजिश के तहत अकल तरीन कीमतों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर KCR ने मोदी के पैर पड़ लिए हैं और मौक़िफ़ को तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए भारत बंद में TRS शामिल हुई थी और उस वक्त KCR ने किसान दोस्त होने का एक नकाब डाला था, जो अब उतर चुका है। बीजेपी की नायब कौमी सदर DK अरुणा ने कहा कि KCR किसानों को धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को सिर्फ रैतु बंधु स्कीम से रकम जारी करने से उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। मशरू ज़राअत की बीजेपी ने शुरू से ही मुखालिफत की थी, लेकिन KCR ने एक तरफा फैसला लिया था। आखिर में यूटर्न लेते हुए मरकजी ज़राई क़वानीन की KCR तायद कर रहे हैं, जो खुश आइन बात है। जी ने जो फार्मर्स के खिलाफ जो बातें करें, स्टेट में 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ। फार्मर्स के अनाज और कॉटन और सब हम लोग खरीदने से हमको 7,500 करोड़ नुकसान आया 6 साल से। इसीलिए आगे हम ये सबको नहीं खरीदेंगे, स्टेट गवर्नमेंट नहीं खरीदेंगे बोल के बताएं। मैं आज तक यही पूछना चाह रही थी, आज तक स्टेट गवर्नमेंट में 1 पैसा भी खरीदने के लिए खर्च नहीं करा। जो भी खर्च करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके पैसे देता है। CCA होने दो या FCI होने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट से खरीदी होता है। तो यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो बताया 7,500 करोड़ का नुकसान आया, इसीलिए हम आज से फार्मर्स का प्रोड्यूस खरीदी नहीं करेंगे। तो बिल्कुल गलत बात है। अभी जो भी खरीदेंगे आप जहां मार्केट में जहां रेट ज़्यादा मिले वहां जाके फार्मर्स सेल कर लो। अब से हम खरीदी नहीं करेंगे, जो बताया वो बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल फार्मर्स के खिलाफ है ये गवर्नमेंट, फार्मर के खिलाफ गवर्नमेंट है। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो फार्मरों के लिए जो उनके हर चीज़ में फार्मर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी बिल आए, एग्रीकल्चर में नया बिल आए, तो उसके बारे में परसों तक उसको वो बिल के लिए खिलाफ करें और कल बोले कि फार्मर्स जहाँ चाहें आप आपके धान बेच सकते हो। मतलब इसका मतलब हुआ
जब भी भारत बंद हुआ था, जब भारत बंद के इसमें जो ये लोग यहाँ पे जो एजिटेशन करे थे टीआरएस पार्टी ने, उस एजिटेशन में कहीं भी फार्मर्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। खाली तेलंगाना गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट के, टीआरएस पार्टी के मंत्री थे और उनके एमएलए थे, उनके एमपीज थे और उसके जो भी नीचे तक जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लोग थे, मगर कहीं भी फार्मर्स का। टीआरएस रुकन असेंबली बालका सुमन ने मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय को इंतबाह दिया कि वो वजीर आला चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने से गुरेज करें और अपनी जबान को लगाम दें। उन्होंने बंडी संजय से कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात करें। భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్ గడిచిన కొన్ని రోజులుగా ముఖ్యమంత్రి గారి విషయంలో ఎటువంటి అట్లా మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరును వారి వ్యాఖ్యల్ని ఖండిస్తూ ఉన్నాం. అంటే సంస్కారహీనంగా ఒక జాతీయ పార్టీకి రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సంస్కారహీనంగా తెలంగాణ జాతిపిత, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి ఉద్యమ నేత, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేత వారిని వ్యక్తిగతంగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరును సభ్య సమాజం కూడా చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది. మేమంతా కూడా దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. వల్ల నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్న బండి సంజయ్కు, ఇదే కరీంనగర్ గడ్డ మీద కేసీఆర్ గారు 2001లో సింహగర్జన బహిరంగ సభ పెట్టి తెలంగాణ ఉద్యమ శంకారావాన్ని పూరించి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించిన నాడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు? ఇవాళ కేసీఆర్ గారి పోరాట ఫలితంగా, వారి నాయకత్వం ఫలితంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే నీ భారతీయ జనతా పార్టీకి తెలంగాణ శాఖ ఏర్పడ్డది. ఆ భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ శాఖకు నువ్వు అధ్యక్షుడైనవి ఇయ్యాల. అంటే కేసీఆర్ గారి పోరాటమే లేకుంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రమే రాకుంటే తెలంగాణకు భారతీయ జనతా పార్టీ శాఖ ఉంటుండేనా? దానికి నువ్వు అధ్యక్షుడు అవుతుండేనా? అంటే ఇవాళ నువ్వు అధ్యక్షుడు అయినావంటే నీ పదవి కూడా కేసీఆర్ భిక్ష అనేటటువంటి విషయాన్ని వల్ల असातिज़ा के देरेना हल तलब मसाइल की यकसोई का मुतालबा करते हुए आज शहर के इंदिरा पार्क पर मुख्तलिफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम, अरकान कौंसिल रामचंद्र राव, नरसा रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। धरने से खिताब करते हुए प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि असातिज़ा अपने जायज़ हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत टीचर्स को भी गिरफ्तार करते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर रही है। टीचर्स को क्लासरूम तक महदूद रखने के बजाय उन्हें सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने के लिए हुकूमत मजबूर कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीआरसी पर अमल करने के मामले में हुकूमत एक साजिश रच रही है। कोदंडराम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर टीचर्स के देरेना हल तलब मसाइल की यकसोई करें। रुकने कौंसिल नरसा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस के कायदीन को तलब करते हुए बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि उनके मसाइल हल किए जा सकें। మేము కేవలము క్లాసులో పిల్లలకే కాదు ఊళ్ళల్లో ప్రజలకు పాఠ महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान बाज़ मकामात पर दर्जे हरारत के मामूल से 3 ता 4 डिग्री कम रहने के इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि इसी अरसे के दौरान तेलंगाना में सुबह के औकात में बाज़ मकामात पर कोहर भी होगी। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अकल तरीन दर्जे हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया, जबकि 15.4 डिग्री सेल्सियस हैदराबाद में दर्ज किया गया। रायलसीमा के अनंतपुर में दर्जे हरारत 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शहर हैदराबाद और उसके अतराफ के इलाकों में कोहर की घनी चादर के नतीजे में गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासिर हो रही है और हालिया दिनों के दौरान इस कोहर के सबब कई हादिसात भी पेश आ चुके हैं, जिनमें कई अफराद हलाक हुए। सुबह में कोहर के नतीजे में चहलकदमी करने वालों के साथ साथ दफातर को जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर और उसके अतराफ के इलाकों में आइंदा 4 दिनों तक ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहेगी। कोहर की वजह से खराब रोशनी की सूरत हाल पैदा हो गई है और कई मकामात पर गाड़ियों की नकलो हरकत पर उसका बुरा असर पड़ा। सब्जी फरोश, दूध फरोख्त करने वाले हॉकर्स को शहर पहुंचने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद को जोड़ने वाली कई अहम शाहराहों में भी कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। सड़कों पर दीगर गाड़ियों से फासला न बनाए रखने से भी हादसात पेश आ रहे हैं। हंगामी हालात में ब्रेक लगाने के लिए गाड़ियों के दरमियान जगह भी नहीं देखी जा रही है।
आशिक के बजाय दूसरे नौजवान से शादी करने पर एक नई नवेली दुल्हन ने ससुराली मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के वरंगल अर्बन जिले के मानिक्यपुरम में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जिले के नारायणगिरी की रहने वाली लड़की रावाली की शादी उसी जिले के मानिक्यपुरम देहात से ताल्लुक रखने वाले राजू से 16 दिन पहले हुई। उसने आशिक के बजाय मर्जी के खिलाफ दूसरे नौजवान से शादी करने पर कल शब अपने ससुराली मकान में ये इंतहाई इकदाम किया। उसने खुदकुशी नोट में लिखा कि उसकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। उसने लिखा कि किसी का भी मजहब जात नहीं देखनी चाहिए। रावाली ने अपने इस इंतहाई इकदाम के लिए शोहर से माजरत ख्वाही भी की। उसने इस सुसाइड नोट को तहरीर करने के बाद फैन से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। नौबिहाता दुल्हन के वालिदैन और रिश्तेदारों पर इस वाक़े के साथ ही गम का पहाड़ टूट पड़ा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले के जवाहर नगर कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़े डंपिंग यार्ड के करीब सड़क पर अचानक केमिकल्स के आ जाने के नतीजे में कई गाड़ियां सड़क पर फिसलकर उलट गईं। इन हादसात में बाज़ अफराद जख्मी हो गए। इन अचानक हादसात पर गाड़ी सवारों ने अफसोस का इजहार किया। आज सुबह अचानक बाज़ कारें, ऑटोज और दीगर गाड़ियां इस केमिकल की वजह से फिसलकर सड़क पर उलट गईं। डेंटल कॉलेज के रास्ते में सुबह के औकात में कोहर की घनी चादर की वजह से भी गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुबह 5 बजे अब्बा जाना जा रहे थे ना, मैं एक औरत गिरी। परसों बोला ना, मैं बकरे जिले से पल्सर गाड़ी यहाँ गिरा तो गाड़ियों को रोक मार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हिंदुस्तान की शानदार कामयाबी में अहम रोल अदा करने वाले हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की टीम के कारगुजार कैप्टन अजिंक्य रहाणे, साबिक सरकर्दा बल्लेबाज सुनील गावस्कर और दीगर ने भरपूर सताइश की। रहाणे ने मैच के बाद मैन ऑफ द मैच हासिल करते हुए कहा कि पहले ही टेस्ट मैच में सिराज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनमें खुद एतमादी दिखाई दी, जो एक मुस्बित अलामत है। सुनील गावस्कर ने कहा कि सिराज को मोहम्मद शमी की जगह शामिल किया गया था, जिन्होंने अपने इंतखाब को पूरी तरह सही साबित किया। साबिक क्रिकेटर संजय मांजरेकर के मुताबिक सिराज कुछ अरसे से आईपीएल और महदूद ओवर्स के मुकाबले खेल रहे थे, ताहम उन्हें टेस्ट के लिए मौका नहीं मिल रहा था। जैसे ही उन्हें मौका मिला, दोनों हाथों से उन्होंने इस मौके को थामा और अपनी मुतासिर कुन कारकर्दगी से सबके दिल जीत लिए। वाज़ेह है कि मोहम्मद सिराज पिछले 7 सालों के दौरान टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने दोनों इनिंग्स में कैमरून ग्रीन को निशाना बनाया, जबकि उन्होंने लोबोशेन को पहली इनिंग्स, ट्रेविस हेड, विनाथन लेविन को दूसरी इनिंग्स में आउट किया। खबरअज़ीज़ मोहम्मद शमी ने अपने करियर के पहले टेस्ट में 2013 में कलकत्ता में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में 9 विकेट्स लिए थे। रजनीकांत ने ऐलान किया है कि वो नई सियासी जमात कायम नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी सियासी पार्टी कायम करने का चंद दिन कबल ऐलान किया था और कहा था कि वो जनवरी में सियासी पार्टी कायम कर रहे हैं। मजीद तफसीलात का 31 दिसंबर को ऐलान किया जाना था। उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी खिदमात का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन सियासत नहीं, कोई सियासी जमात कायम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने चाहने वालों से इसके लिए माजरत खाही करते हुए ट्वीट किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।